हेलो। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जो कि देश की जीडीपी का 10% है, तो वो कैसे कैसे जो है काम करेगा, कैसे कैसे नीचे तक पैसा पहुंचेगा। बहुत सारे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यह जो पैसा है 20 लाख करोड़ रुपए बटेगा, जो हमारी आबादी है 130 करोड़ आबादी है, वो ये 20 लाख करोड़ रुपए सब में बटेगा, डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसा समझ रहे हैं। बट ये आत्मनिर्भर भारत के नाम से जो आर्थिक पैकेज है कैसे काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, जिससे आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। इस तरीके से समझते हैं जैसे आम लोग भी समझने की कोशिश करें, जो नॉन कॉमर्स या नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं वो भी आसानी से समझ पाएँ। देखिए, जिस प्रकार से एक गाड़ी का पहिया होता है, अटकने लगता है, घिसटने लगता है, धीमे धीमे चलने लगता है, तो आप क्या करवाते हैं? उसकी सर्विस कराते हैं, उसमें ग्रीस करवाते हैं, मोबाइल डलवाते हैं, ऑयल वगैरह चेक कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि गाड़ी ढंग से दौड़ने लगे, तेज़ चलने लगे। बिल्कुल ऐसा ही हाल जो होता है वो इकोनॉमिक्स का होता है, अर्थव्यवस्था का होता है। वो सुस्त हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो ज़रूरत पड़ती है कि उसकी सर्विस की जाए, उसकी सर्विसिंग की जाए। तो ये जो आर्थिक पैकेज होता है, ये जो पैकेज होते हैं, इन पैकेज का भी बिल्कुल यही काम होता है कि अर्थव्यवस्था को वो तेज़ी से दौड़ाने लगे, ठीक है ना। इसीलिए इनको कहा जाता है स्टिमुलस पैकेज, ठीक है ना। आर्थिक पैकेज को जो कहा जाता है स्टिमुलस पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। स्टिमुलस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रोत्साहन, यानी कि किसी भी काम को बढ़ावा देना, उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस पैकेज का क्या काम होता है यही हम लोग समझ रहे। जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना वायरस के चक्कर में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल आर्थिक मंदी से जूझ रही है। जैसे 1920 में महामंदी आई थी बिल्कुल उसी तरीके से नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है, खर्चे कम हो गए हैं, तो बिल्कुल जो है पटरी पे आने को तैयार नहीं है। और जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डिमांड और सप्लाई। और माननीय मोदी जी ने भी बताया डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी पूरी चैन टूट गई है इस कोरोना के कारण से। जगह जगह लॉकडाउन है, कहीं पर अगर जो है प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, कहीं डिमांड नहीं कर पा रहे लोग। तो ये मंदी पूरे विश्व में इस तरीके से आ गई है, चैन टूट गई है। और इस मंदी से उबारने के लिए, इस चैन को जोड़ने के लिए ही आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं, जैसे कि अब दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगी और ऐसा कुछ करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसे जो है ना ऐसे समझ लो आप लोग, जैसे जो है कोई भी बजट पास होता है, तो बजट पास करने के लिए हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, ठीक है ना। अगर हमको ज़रूरत के सामान खरीदने हैं तो कहाँ पे कटौती करेंगे, कहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को बिल्कुल इसी तरीके से ये पैकेज काम करता है। तो वैसे जो पैकेज होते हैं आर्थिक मंदी से उभरने के लिए, ये हमारे कॉमर्स में बताया जाता है कि कीन्स ने 1930 में सबसे पहले जो है इस आर्थिक पैकेज वाले मॉडल को विकसित किया था इकोनॉमिक्स में। और 1920 में क्योंकि महामंदी आई थी, तो उस दौर से जो है पूरी पूरी जितने भी देश थे वो सब महामंदी से गुजर रहे थे। तो 1930 में एक थ्योरी बनाई, द थ्योरी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, जॉन मैनॉर्ड कीन्स ने 1930 में एक जो है एक ये इकोनॉमिक्स थ्योरी बनाई। इस थ्योरी में इन्होंने समझाया कि सरकार को अगर मंदी से उभरना है, सरकार को अगर तेज़ी से विकास करना है, तो सरकार को अपनी तरफ से खर्च बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स कम करना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंच सके। पैसा पहुंचेगा तो मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। और इस इकोनॉमिक्स को उन्होंने नाम दिया था डिप्रेशन इकोनॉमिक्स, यानी आर्थिक मंदी वाला अर्थशास्त्र। तो अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से जो है, यानी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है कि वो किसी भी तरीके से सारा का सारा पैसा पब्लिक के हाथों में पहुँचे। वो डायरेक्ट ना पहुँच के, कुछ डायरेक्ट पहुँचता है, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पहुँचता है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू
हम लोग डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी महंगाई को कंट्रोल करते हैं या मंदी को कंट्रोल करते हैं। तो वही गवर्नमेंट ने ये सारा जो है आत्मनिर्भर भारत के नाम से इसमें वही पैकेज दिए हैं। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे किस तरीके से हमको करना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, विशेष बात इसमें, कि जो भी आर्थिक पैकेज घोषित किए जाते हैं उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करी जाती। जो बजट एक साल पहले डिक्लेयर होता है उसी बजट में से ये जो है सारा का सारा अप्रूव होता है। और एक बात और कि यह जो होता है बस इतना होता है कि जो बजट में जगह जगह हम लोग खर्चे करते थे, कई सारी जगह खर्चे करते थे, उसको इकट्ठा करके अब कुछ जगह जो है सारे पैसों को लगाया जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इस साल का बजट पास हुआ उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का पहले से ही आर्थिक पैकेज जो है घोषित कर रखा है, तो उसमें से 20 लाख करोड़ रुपए अप्रूव हैं, तो उसमें से कोई अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझते हैं इस तरीके से कि कैसे कैसे ये काम करता है, थोड़ा सा ओवरव्यू सा लेते हैं। और साथियों, इसकी जो PDF है वो हमने नीचे डला दी है, उसकी PDF इसके नीचे है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसका जो है PDF डाउनलोड कर लें। पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर जो है वन स्टेप बाय स्टेप ये PDF की फ़ाइल में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, SSC का हो, EPFO का हो, लेखपाल का हो, पुलिस भर्ती, सेना भर्ती, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और ट्रेडिशनल कोर्स में BA BCom MA MCom और आपका जितने भी ट्रेडिशनल 11th 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, UP बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, उनको भी ये बारे में कॉमर्स से फील्ड के होने के कारण से उनको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या काम है, कैसे काम करता है। तो देखिए, जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ बच्चे अभी तक कह रहे थे कि किस नाम से जाना जाएगा, इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जाना जाएगा और GDP का 10% है। इसकी देखिए मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। GDP क्या होता है, इसके लिए नेशनल इनकम हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, उसकी वीडियो कुछ ही दिनों में अपलोड होगी, वहाँ से आप लोग समझिएगा GDP क्या होता है। कह रहा है कि पैकेज टू कैटर टू वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, MSME। बहुत बार MSME बार बार जो है पूछा जा रहा है। एक्चुअली में MSME की जो फुल फॉर्म होती है वो समझ लीजिएगा कि इसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम जितने भी उद्योग होते हैं उनको कहा जाता है MSME। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो गांव में चलते हैं, जो कस्बों में चलते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ही सरकार इनको आर्थिक पैकेज घोषणा कर रही है। क्योंकि ये बढ़ेंगे तो पैसा जो है मार्केट में सप्लाई आएगी तो सप्लाई आने पे क्या होगा, उनका भुगतान होगा तो मार्केट से जो है मार्केट में पैसा आएगा तो फिर सबके पास पैसा आने पे क्या होगा कि तेज़ी से होगी, सब डिमांड भी करेंगे, डिमांड और सप्लाई इस तरीके से पूरी हो जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट ने बात की है। तो बोल्ड रिफॉर्म बनाने की कोशिश की है। जैसे मनमोहन सिंह ने 1991 में बोल्ड रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको बोल्ड रिफॉर्म का नाम दिया है। कोशिश की गई है कि इसको इंडिया के अंदर सारे प्रोडक्ट बनाए जाएँ और इस तरीके से बनाए जाएँ इतनी बेटर क्वालिटी के यहाँ भी बिकें और फिर उसको विदेशों में भी बिकने की कोशिश की जाए। तो इन तरीकों, देखिए, किसी भी जो आर्थिक पैकेज होता है उसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि जनता तक लिक्विडिटी पहुँचे। जनता तक लिक्विडिटी कैसे पहुँचती है, इसके लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है ना, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट तरीके से पहुँचेगा। तो अब ये जो पैकेज होते हैं ये दो तरीके से काम करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या काम करना है हम लोगों को, देखिए, एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया और एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो गवर्नमेंट जितने भी जो पेंशन देती है, जितने भी DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है, चाहे वो गैस के रूप में करती हो, गैस की सब्सिडी देती है, चाहे वो जो है चावल बांटती है, गेहूँ बांटती है, या जो है सरकार 500 रुपये के जो है महिलाओं के खाते में जमा कर रही है, या 1,000 रुपये मजदूरों के खाते में जमा कर रही है, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू मार्केट में पैसा पहुंच रहा है, मार्केट का मतलब पब्लिक तक पैसा पहुंच रहा है। और इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट पहुंचने का तरीका क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कहती है, बैंकों को पैसा दे देती है, गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्री को पैसा दे देती है, मीडियम इंडस्ट्री को पैसा दे देती है,
इनके पास जब पैसा आएगा तो ये लोग क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल गांव से खरीदा जाएगा, कस्बों से खरीदा जाएगा, यहाँ से खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे जब इनकी मांग बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, खेतों में काम करने वाले मजदूर चाहिएंगे। ये जब एंटरप्राइजेस चलेंगे, उद्योग चलेंगे, तो उद्योगों में काम करने वाले लोग चाहिएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये लोग काम करेंगे इनके पास पैसा पहुंचेगा, जब इनके पास पैसा पहुंचेगा तो मार्केट में सामान खरीदेंगे, जब ये सामान खरीदेंगे तो हर किसी को हर तरह का सामान चाहिए। तो जब वो सामान खरीदेगा मार्केट में, तो मार्केट में जो मनी का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ी से जो है रनअप करेगा, तेज़ी से घूमेगा। इस तरीके से सबके पास पैसा बहुत तेज़ी से आएगा, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी पूरी होगी। इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स फिर पहिए पर आ जाएगी, फिर सबका जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेन इसका ऑब्जेक्ट है। तो मेन ऑब्जेक्ट आपको एक ही बात में समझा दूँ कि इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पब्लिक के पास लिक्विडिटी बढ़ना, तरलता बढ़ना। ठीक है, डायरेक्ट तरीके कम होंगे, इनडायरेक्ट तरीके ज़्यादा होंगे। क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट में देश का विकास नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है, जीडीपी नहीं बढ़ पाती है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ पाती है, और इसलिए स्किल नहीं बढ़ पाती है। इसके कारण से क्या होता है कि इनडायरेक्ट रूप से पैसा पहुंचाया जाता है। इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है कि ऊपर से जो पैसा आता है वो चैन के थ्रू आता है। तो जहाँ भी कड़ी होती है उस कड़ी में सबका फ़ायदा होता जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इनडायरेक्ट तरीके से पैसा सबके पास पहुँचे। और वो पैसा किस तरीके से पहुँचेगा, यही जो इस PDF की फाइल में दिखा हुआ है, देखिएगा। इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर। जो भी वर्कर है, जो भी डॉक्टर है या डॉक्टर के काम करने वाले हैं, उनको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट करा रही है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं हर 3 महीनों के लिए फ्री बांट रही है। 1 किलो दाल हर घर के लिए फ्री एवरी मंथ। 20 करोड़ वुमेन जनधन योजना में पैसे डाले गए। देखिए, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी गई 8 करोड़ रुपए की। मनरेगा की फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता हो शायद, ठीक है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि गांव में जितने भी जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको थोड़ा सा जो है रोजगार दिया जाता है, उनको कहा जाता है मनरेगा। तो उसमें जो है पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पहले 182 मिलते थे, अब 202 रुपये देंगे, जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। एज ग्रेटिया और पुअर सीनियर सिटीजन, पुअर विडोज, पुअर दिव्यांग लोग जो हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो पेंशन दी जाती थी, सम्मान से पैसा दिया जाता था, वो 1000 रुपये से 3 करोड़ रुपए जो है मार्केट में पहुंचाया जाएगा इनके थ्रू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू जो है ऐसा पैसा PM किसान योजना के तहत 2000 रुपये उनको दिए जा रहे हैं हर हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, ऐसे करके 3 किस्तों के द्वारा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के रूप में दिया जा रहा है। 24% ऑफ मंथली वेजेस। देखिए, अपने काम की चीज़ आती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि EPF क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है कि 12% सरकार जमा करती है और 12% जो मालिक है वो जमा करता है। तो 12% सरकार और 12% एम्प्लॉयज़ जमा करता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो होता है 12% एम्प्लॉय करता है और 12% एम्प्लॉयर जमा करता है, तो EPF जमा हो जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगले 3 महीने तक 12% जो है वो गवर्नमेंट जमा करेगी, मालिक को जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और एम्प्लॉयज़ का भी 12% जमा करने को तैयार है, यानी 24%। और जो गवर्नमेंट है, दूसरी बात, EPF की रेट को 12% से घटा के 10% कर दिया गया। इसका मतलब जनता के पास यानी एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा पैसा आएगा। यानी सीधी सी बात है, किसी आदमी की सैलरी 20,000 है तो 20,000 का 12% 2400 रुपये जमा होता था पहले। अब जो है क्या होगा, 10% 2,000 रुपये जमा होगा, 400 रुपये से एक्स्ट्रा पास में आएंगे। इसका मतलब पैसे जब उसके हाथ में आएंगे तो मार्केट में ज़्यादा खर्च करेगा। ऐसे करके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक आइडिया सा मैं आपको दे रहा हूँ। इसका PDF आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका है। इस तरीके से ये देखिएगा, RBI जो है विभिन्न तरीक़ों से ओवरड्राफ्ट देने की कोशिश कर रही है। एक इसमें और बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो भी इसमें से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको पॉइंट ऐसा लगे कि समझना है, समझाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आगे जिसके भी बहुत सारे टॉपिक एक से होंगे, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे आप लोगों से। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए, CRR के थ्रू, CRR क्या है एंड ये सब हम लोग जो है आगे जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के जो है टूल्स हैं। इस टूल्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, मार्केट में पैसा पहुंचाना चाह रही है बैंकों के थ्रू।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से देखिए नाबार्ड को, सिडबी को मार्केट में लोन देने, देखिए नाबार्ड क्या है, सिडबी क्या है, अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये जो है एपेक्स बैंक होता है, यानी सबसे बड़ा बैंक होता है किसका, एग्रीकल्चर के विकास के लिए, गाँवों के विकास के लिए लोन उपलब्ध कराता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। सिडबी कौन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। और लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है ना। नाबार्ड का बम्बई में हेड ऑफिस है। सिडबी जो काम करता है छोटे लघु उद्योग को जो है लोन सप्लाई कराता है, इस तरीके से सारी व्यवस्था कराता है। एनएचबी होता है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउस के ऊपर लोन देने का काम करता है। 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में इसका जो हेड ऑफिस है। तो ये इनको 50,000 करोड़ रुपए की पॉलिसी जो है वो रेपो रेट के थ्रू इनको कहा गया है कि आप लोग मार्केट में जो है लोन खूब बांटिएगा, गारंटी हम देंगे। गवर्नमेंट गारंटी देने के लिए तैयार है जिससे मार्केट में पैसा पहुंचे। देखिए एमएसएमई के ये यहाँ पर जो है प्रूफ है, 3 लाख करोड़ से हैं। कोलेट्रियल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, कोलेट्रियल फ्री का मतलब होता है कि जब कोई भी उद्योग ऋण लेना चाहे तो उसे गिरवी रखने के लिए कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं कोलेट्रियल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स। यानी पहले कुछ गिरवी रखने पड़ते थे, ज़मीन बिल्डिंग वगैरह, अब उसको रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग सीधा सीधा जो है मार्केट से लोन लीजिए। गारंटी कौन देगा, गारंटी गवर्नमेंट देगी, 20% गारंटी गवर्नमेंट देने को तैयार है। इस तरीके से देखिए 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज़न एमएसएमई थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स, ये सब मार्केट में पैसा पहुंचा रही है। एमएसएमई की परिभाषा सारी चेंज हो गई है। देखिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट हम लोग के लिए है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो होती थी पहले माइक्रो कही जाती थी अगर उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम है, और 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और अगर 10 करोड़ से कम है तो वो जो कही जाती थी वो मीडियम कही जाती थी। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है, रिवाइज्ड क्या हुआ है कि जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो माइक्रो, जिसका 10 करोड़ से कम, 50 करोड़ से कम और इनसे ज़्यादा है तो वो स्मॉल, जिसका 20 करोड़ से कम और 100 करोड़ से, टर्नओवर का मतलब सेल होता है, ये कम है तो ये हमारा जो है क्या हो गया है, मीडियम इंडस्ट्री हो गई है। तो इनकी सारी परिभाषाएं चेंज हो गई हैं, इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। टैक्स में रिलीफ दिया गया है, पहले टैक्स जो है टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर मैंने ईपीएफ के बारे में बताया, 12% एम्प्लॉयज़ दे रहे थे, 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे, सारा का सारा कौन देगा उस समय, मार्च अप्रैल मई का गवर्नमेंट जमा कर रही है। और जो है इसको इस तरीके से मार्केट में 2500 करोड़ रुपए मार्केट में ज़्यादा पहुंचेगा। 72 लाख लगभग एम्प्लॉय जो है इससे फ़ायदा होने वाला है इन लोगों को। तो ये सब इस तरीके से देखिएगा, सब आपकी हेल्प के लिए हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं एक एक चीज़ को यहाँ नहीं समझा सकता। डिस्कॉम क्या होता है, डिस्कॉम का मतलब होता है कि ऐसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, क्योंकि अब कम जो जितनी भी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनके पास कैश की कमी है, तो कैश की कमी को, जब तक बिजली नहीं बनेगी, बिजली मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी, इंडस्ट्री चलेंगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर यह भी प्रयास किया गया है कि ये जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इनके पास भी कैश की कमी ना रहे, इनको तुरंत जो है 54,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है जिससे ये बिजली बनाए मार्केट में पहुंचाएं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर को रिलीफ दिया गया है। ये सब इसमें जो है टीडीएस, टीसीएस, टोस्ट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में बहुत बड़ा रिडक्शन किया गया है। अब इसमें मार्केट में इससे डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स जो है, कारपोरेट टैक्स है, इनमें बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। और 30 नवंबर डेट बढ़ा दी गई है इनकी, 31 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दी, 31 जुलाई से भी बढ़ा के कर दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें केस हैं, इसको बहुत डीपली आप लोग पढ़िएगा और डीपली पढ़ने के बाद इसमें बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको समझना है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेकर चलेंगे। ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपके हेल्प के लिए कृपया करके आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक ये ओवरव्यू देने की कोशिश की है जिससे आपको ये पता चल सके कि ये होता क्या, और आपको पता होना भी चाहिए। चलिए इसके बारे में कल फिर चर्चा करेंगे। आप इसके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या चीज़ आपको समझनी है, उसके बारे में फिर हम लोग लेकर चलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।